Hello everyone, welcome back to a new lecture series CGPSC Tech for ACF presented by Bright Ventures Academy. आज का हमारा यह थर्ड लेक्चर होगा फॉरेस्ट्री का और आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ आप जो फॉरेस्ट्री का लेक्चर है वो कंटिन्यू रखें। डेफिनेटली मैं भी चाहती हूँ कि मैं फॉरेस्ट्री का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू रखूँ क्योंकि आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने लोग मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ डियर व्यूअर्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों का यूट्यूब में डायरेक्टली लाइव लेक्चर ले लूं ताकि लेक्चर्स अपलोड करने का ये जो रोज रोज का ट्रबल है वो मुझे ना लेना पड़े। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों का डेली लाइव लेक्चर ले लूँ एक आध डेढ़ घंटे का, तो इस बेसिस पे आपके डेली जो है जो लेक्चर्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी कवर होते चले जाएंगे और चूंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तभी यूट्यूब जो है वो मुझे अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओके। अच्छा, और एक बात, आप देख रहे होंगे कि मैं पैरेलली जो है केमिस्ट्री के वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँ, इसलिए भी थोड़ा टाइम लग जाता है। और एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, पेपर 1 का जो आप लोगों का इंग्लिश वाला पार्ट है वो भी मैं आप लोगों का कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगी। आज मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है और इंग्लिश का मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर व्हाट, सेंटेंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस को मैंने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है। आपको वो लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और इनफैक्ट आप जब उस लेक्चर को देखेंगे तो आप अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। आप उस लेक्चर के ज़रिए आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल भी अच्छी होगी और एग्ज़ाम में आया हुआ उस टॉपिक से आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। प्लस मैं और भी लेक्चर्स जैसे आपका सिनोनिम्स वाला पार्ट हो गया, एंटोनिम्स वाला पार्ट हो गया, वोकैबुलरी वाला पार्ट हो गया, मैं उस पर भी लेक्चर्स जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगी। बट इंग्लिश का जो मैं लेक्चर अपलोड करूंगी आप उसे बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल, क्योंकि वो आपके लिए, आपको उसको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और मैंने काफ़ी ईजी तरीके से आपको इंग्लिश का बेसिक से उठाकर आपको पूरा सेंटेंस तक मैं लेकर गई हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए आज के हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉरेस्ट्री की। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हम अपने लेक्चर पे कौन कौन सी बातें डिस्कस करने वाले हैं। हमने अपने प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में फॉरेस्ट की कुछ बेसिक बातें सीखी थी, फॉरेस्ट्री की कुछ बेसिक बातें सीखी थी। सबसे पहले हमने देखा था फॉरेस्ट्री के बारे में हमने बात की, फॉरेस्ट के बारे में हमने बात की, फॉरेस्ट का बेसिक क्लासिफिकेशन देखा, फिर हमने फॉरेस्ट्री की बात की। आज हम आपके सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक, दैट इज योर व्हाट, सिल्वीकल्चर, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिल्वीकल्चर कि हम सिल्वीकल्चर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है। फिर हम देखेंगे रिलेशन ऑफ सिल्वीकल्चर विथ अदर ब्रांचेस ऑफ फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री के बाकी ब्रांचेस के साथ सिल्वीकल्चर का क्या रिलेशन है उसको हम देखेंगे। और फिर हम बात करेंगे साइड फैक्टर्स के बारे में। तो चलिए आज के हम अपने इस लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का ये क्वायरी आ रही थी, ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम आप प्लीज़ हिंदी में भी लेक्चर को लीजिए, एटलीस्ट हिंदी में कंटेंट डाला कीजिए, तो आज मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हिंदी में भी आप लोगों को समझा सकूं। तो ये लेक्चर जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्वीकल्चर यानी कि वन संवर्धन की। सिल्वीकल्चर को हम हिंदी में वन संवर्धन के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में फॉरेस्ट्री को देखा, अब फॉरेस्ट्री में हमने क्या किया, फॉरेस्ट्री में हमने क्या किया, फॉरेस्ट्री जब हमने पढ़ा तो फॉरेस्ट्री में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पेड़ लगाए थे, ठीक। फॉरेस्ट बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत थी, पेड़ों की, तो हमने पेड़ लगा दिए। फिर हमने नर्सरी भी लगा दी। अब नर्सरी के थ्रू जब हमने पेड़ लगा दिए तो अब पेड़ क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। देखिए ये एक फॉरेस्ट साइकिल है, यहाँ पर आपका ये फॉरेस्ट साइकिल है। यहाँ पर हमने क्या किया, पेड़ लगा दिए। अब पेड़ क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक। अब पेड़ ग्रो कर रहे होंगे तो बाहर के जो फैक्टर्स हैं, बाहर के जो फैक्टर्स हैं, मतलब जैसे अब पेड़ ग्रो कर रहा है, अब हर पेड़ को ग्रो करने का कोई टाइम पीरियड होता है। ऐसा तो नहीं कि आज आपने पेड़ लगाया और कल वो पेड़ जो है वो बड़ा हो गया, है ना।
उसको करीब किसी पेड़ को बड़ा होने में 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल तक का समय लगता है। तो जब 5 से 20 साल तक का उसको समय लग रहा है तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वहां पर काम कर रहे होंगे, तभी तो कोई पेड़ जो है वो ग्रो करेगा। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो उन फैक्टर्स को मैं जब भी इस लेक्चर में आगे मैं कहीं भी डिस्कस करूंगी तो मैं उसे 4F के नाम से मैं उसे बताऊंगी आपको। ठीक, 4F का कहने का मतलब पहला फैक्टर होता है क्लाइमेटिक। पहला फैक्टर क्या होगा हमारा? क्लाइमेटिक। ठीक, सेकंड है हमारा इडेफिक, EDAPHIC, दैट इज योर व्हाट? इडेफिक। ठीक, थर्ड होता है हमारा टोपोग्राफिक। थर्ड होता है हमारा टोपोग्राफिक। फिर फोर्थ होता है बायोटिक। फोर्थ फैक्टर होता है बायोटिक। तो ये चारों फैक्टर्स क्या हैं ये हम डिस्कस करेंगे, आपको अभी से घबराने की जरूरत नहीं है। बट जहां कहीं भी ये 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, मैं बार बार क्लाइमेटिक, इडेफिक, टोपोग्राफिक, बायोटिक ना कह के मैं उसे सिंपल 4F से डिनोट कर दूंगी। ठीक, चलिए अब क्या हो रहा है कि जब फॉरेस्ट ग्रो कर रहे थे तो ये चार फैक्टर क्या हो रहे हैं? इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक, जिससे उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रॉपरली ग्रोथ हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब क्या हुआ कि आपने सबसे पहले क्या किया, देखिए आपने सबसे पहले क्या किया? बीज उगाए। ठीक, अब ये जो बीज है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? वो बड़े हो रहे हैं। अब आप बीज के फॉर्म में भी फॉरेस्ट उगा सकते हैं, या तो सपोज आपने क्या कर दिया? प्लांटेशन कर दिया। ठीक, प्लांटेशन के फॉर्म पे। अब क्या हुआ कि जब आपने प्लांटेशन किया या बीज लगाई, जो भी आपने किया फॉरेस्ट को बनाने के लिए, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? अब देखिए एक भरा पूरा जंगल बन गया, एक भरा पूरा फॉरेस्ट बन गया, राइट? तो क्या हुआ कि जब हमने सीड लगाए तो वो किस में कन्वर्ट हुआ? देखिए यहाँ से वो उसका जो लाइफ है वो यहाँ से क्या हो रहा है? चालू हो रहा है। ठीक, अब या आपने प्लांटेशन किया और फिर फॉरेस्ट लग गया, और इस फॉरेस्ट को ग्रो होने में जो चार फैक्टर्स किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका क्या इफेक्ट था, यही हम पढ़ते हैं। यही हमारा क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ सिल्वीकल्चर। ठीक, सेकेंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? सिल्वीकल्चर के नर्सरी के बारे में। फर्स्ट पार्ट में तो हम इन चारों फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, और जो आपका सेकेंड पार्ट है यानी कि आपके सिलेबस का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या होता है? आपका नर्सरी के बारे में, कि किस तरह से नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी तैयार करने के लिए किस तरीके से आपने सीड्स को कलेक्ट किया, कैसे उनको ग्रो किया, और इन सब बातों में आप किस तरीके से, अब देखिए अगर आपने सीड को लगाया सीड, तो क्या होता है कि कुछ सीड्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो वो खराब क्यों हुए? उनके पीछे क्या फैक्टर्स था? ठीक, तो आप इन सभी बातों को क्या करते हो? डील करते हो सिल्वीकल्चर के सेकेंड पार्ट पे। आज हम सिल्वीकल्चर के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो चलिए अब इसके डेफिनेशन को देखते हैं। अगर मैं सिल्वीकल्चर के डेफिनेशन की बात करूं तो सिल्वीकल्चर क्या होता है? ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री होती है विच डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, केयर एंड कल्टीवेशन ऑफ स्टैंड टिम्बर। स्टैंड टिम्बर कुछ नहीं, जो फॉरेस्ट होता है उसी को हम स्टैंड टिम्बर कहते हैं। ठीक, अगर मैं इसे हिंदी में आपको बताऊं तो सिल्वीकल्चर वानिकी की एक शाखा है जो स्थलीकृत विकास, देखभाल और वन की खेती से संबंधित है। या आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि सिल्वीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप। ठीक, सिल्वीकल्चर क्या होता है? एक आर्ट होता है और एक साइंस होता है कि किस तरीके से हम फॉरेस्ट को ग्रो कर रहे हैं। फॉरेस्ट को ग्रो करने में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से साइंटिफिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से आप आर्टिफिशियल मेजर्स को अपना के उस फॉरेस्ट को ग्रो कर रहे हो, यही आपका क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर कहलाता है। अब अगर हम इसकी सेकेंड डेफिनेशन की बात करें तो सेकेंड डेफिनेशन यहाँ पर क्या कहता है? सिल्वीकल्चर इज द केयर एंड कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट। डेफिनेटली अगर आप फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हैं तो किस तरीके से उस फॉरेस्ट को ग्रो करने में उसकी केयर करेंगे, किस तरीके से आप उसको कल्टीवेट करेंगे, तो वही क्या है आपका? सिल्वीकल्चर वन वृक्षों की देखभाल और संरक्षण है। यही आपका क्या है? सिल्वीकल्चर है। अगर हम इसके थर्ड डेफिनेशन की बात करें तो silviculture is the theory and practices of raising forest crops, and it was given by Champion and Sate in 1968. Champion and Sate वही हैं जिन्होंने 16 types of forest दिया था। इंडियन फॉरेस्ट को उन्होंने 16 types यानी कि सबसे पहले उन्होंने 5 major groups और 16 types, 5 major groups को 16 types के फॉरेस्ट में बांटा था।
अगर हम उसके सब टाइप्स की बात करें तो वो 160 या 170 टाइप्स में चली जाती हैं। ये हमने अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था और इससे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन जो है वो निकल कर आ सकता है कि कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि आपको सीधे से डेफिनेशन दे दिया और पूछ लिया कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी और कब दी गई थी। तो सिल्वीकल्चर वन फसलों को बढ़ाने की थ्योरी और सिद्धांत है और ये किसने दी? चैंपियन एंड सेठ ने 1968 में दी। अच्छा, अब अगर मैं सिल्वीकल्चर की बात करूं तो सिल्वीकल्चर जो है ये बेसिकली कैसे मिलकर बना होता है? सिल्विक्स, सिल्वीकल्चर जो है वो कैसा होता है? सिल्विक्स प्लस इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सिल्वीकल्चर जो है वो कैसे मिलकर बना होता है? वर्ड सिल्विक्स से प्लस उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इट मीन्स व्हाट? प्रैक्टिस ऑफ सिल्वीकल्चर। अगर हम प्रैक्टिस ऑफ सिल्वीकल्चर, अगर हम सिल्वीकल्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? अप्लाइड सिल्विक्स के नाम से जानते हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप फॉरेस्ट को ग्रो करते हैं, फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए जो आप मेजर्स अपनाते हैं वो फॉरेस्ट्री कहलाती है। फॉरेस्ट्री का ही एक ब्रांच होता है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में हम क्या करते हैं कि किस तरीके से उन पेड़ पौधों को ज्यादा अच्छे से ग्रोथ हो सकती है, उनकी ज्यादा अच्छे से कैसे डेवलपमेंट हो सकती है, उसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस क्या है, वही हम क्या स्टडी करते हैं सिल्वीकल्चर में। और अगर आप उस सिल्वीकल्चर की प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कि आप आपने जो स्टडी कर ली सिल्वीकल्चर की, अब आप क्या कर रहे हो? जो भी आपने स्टडी किया अब आप उस फॉरेस्ट में अप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? अप्लाइड सिल्विक्स कहलाएगा। ठीक, यानी कि सेम यही चीज क्या होता है आप एग्रीकल्चर में भी पढ़ते हैं। ठीक, आप सेम यही चीज एग्रीकल्चर में भी पढ़ते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में उस स्टडी को हम एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। एग्रोनॉमी के नाम से जब हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को डील कर रहे होंगे तब हम उसको ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक, तो फॉरेस्ट्री में आप उसको किस नाम से जानते हो? सिल्वीकल्चर से। और एग्रीकल्चर में हम इसको एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। चलिए अब समझते हैं कि सिल्विक्स क्या होती है। ठीक, अगर हम सिल्विक्स टर्म की बात करें तो सिल्विक्स क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज और क्रॉप्स विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब कि क्या हुआ कि सिल्विक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री है। ठीक, लाइफ हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से आपने बीज को डाला, बीज को उगाया। ठीक, अब और किस तरीके से आपने क्या किया? अब देखिए ये जो बीज है वो क्या कर रहा है? जाग गया। ठीक है, वो जो बीज है वो उग गया और फिर वो किस तरीके से किस में कन्वर्ट हो गया? पेड़ों में कन्वर्ट हो गया। तो यही इसकी क्या हो गई? यही इसकी लाइफ हिस्ट्री हो गई। ठीक, अब ये किस तरीके से पेड़ बन गया है और पेड़ की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो क्या कहलाता है? आपका सिल्विक्स। अब ये सारी जो स्टेप्स हैं, प्रोसेस हैं, वन बाय वन टेक प्लेस कर रहे हैं, उनका उन पर एनवायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, यही आप क्या क्या कहलाता है? सिल्विक्स कहलाता है। अगर मैं लाइफ हिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर देखिए आपको लाइफ हिस्ट्री का सीधा सीधा आपको डेफिनेशन दिया गया है या परिभाषा दी गई है आपको लाइफ हिस्ट्री की कि वी यूजुअली स्टडी फिनोलॉजी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए ये क्या है आपका? फिनोलॉजी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिनोलॉजी को भी हम जब सीड्स वाला पार्ट कवर कर रहे होंगे तो उसको हम बहुत ही ब्रीफली पढ़ेंगे वहां पर। ठीक, फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जब एक बीज जो है वो पेड़ का रूप ले लेता है और उस पेड़ की हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम किस बारे में पढ़ेंगे? हम उसके लाइफ फॉर्म के बारे में, ट्री मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में और उसका रिलेशनशिप बाकी ट्रीज और क्रॉप्स के साथ किस तरीके से है, यही हम स्टडी करते हैं किसी भी पेड़ या किसी भी फसल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं। और यही सब क्या होता है? ऑल ओवर आपका सिल्विक्स कहलाता है। ओके, आई होप डियर व्यूअर्स आपको अब समझ में आ गया होगा कि सिल्वीकल्चर क्या है, सिल्विक्स क्या है। देखिए सिल्वीकल्चर में हम क्या करते हैं? सिल्विक्स और उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही आपका क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर कहलाता है। चलिए अब हम बात करते हैं सिल्वीकल्चरल स्टडी को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक, अब अगर मान लो कि मैंने सिल्वीकल्चर की स्टडी नहीं की, ठीक,
तो मैंने क्या किया कि मैं 10 पेड़ लेकर आई और उसको अपनी नर्सरी में लगा दिया। और अब क्या है कि अब मुझे सिल्वीकल्चर का कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक? तो क्या होगा कि अब अगर मुझे सिल्वीकल्चर का नॉलेज नहीं है, तो मुझे जो पेड़ मैंने अपनी नर्सरी में लगाए हैं, वो ऐसे ही नेचुरली ग्रो करने लगेंगे, राइट? अब नॉर्मली क्या होता है कि मैंने क्या किया कि मैं पेड़ लेकर आई, पौधे लेकर आई और उनको अपनी नर्सरी में प्लांटेशन कर दिया। तो मैंने सिल्वीकल्चर की स्टडी की ही नहीं है। तो क्या होगा कि मैं रोज पौधों को पानी दूंगी, ठीक, सनलाइट पड़ेगा, मतलब नेचुरली जैसा ग्रो करता है वो नेचुरली वैसा ही ग्रो करता रहेगा, ठीक। और फिर जब वो ग्रो हो जाएगा तो आपको राइट टिम्बर जो है वो नहीं मिल पाएगा, है ना। सपोज कि आपने 100 पेड़ लगाए थे, किसके? टीक के, TEAK, टीक के आपने क्या किए? 100 पेड़ लगाए, ठीक। और उस पर क्या हो गया? डिफोलिएटर का अटैक हो गया, तो आपके जो मैक्सिमम पेड़ हैं वो खराब हो जाएंगे। डिफोलिएटर का मतलब क्या होता है कि पेड़ों की पत्ती खा जाते हैं वो, ठीक। या आपने टीक प्लांटेशन की, ठीक, सपोज आपने क्या किया? टीक प्लांटेशन किया, ठीक। फिर टीक प्लांटेशन किया जिसका क्रॉप रोटेशन टाइम कितना है? सपोज 30 इयर्स है। आपने टीक प्लांटेशन की जिसका क्रॉप रोटेशन टाइम कितना है? 30 इयर्स है, ठीक। अब 30 इयर्स क्या है? उसका क्रॉप रोटेशन टाइम है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सबसे पहला वाला ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज योर व्हाट? कंट्रोल क्रॉप कंपोजिशन, ठीक। तो मैंने क्या किया? मैंने टीक की प्लांटेशन की। अब टीक की जब मैं प्लांटेशन कर रही हूँ तो उसका क्रॉप रोटेशन टाइम कितना है? 30 इयर्स है। अब 30 इयर्स है तो अब क्या हुआ? मैंने लगा दिया, 30 इयर्स उसका टाइम है। अब क्या हुआ? 25 साल बीत गए, 25 साल जो है वो बीत गए। 25 साल अब बचे कितने थे मेरे पास? 5 साल बचे थे। पर क्या हुआ कि फॉरेस्ट फायर हो गया, मेरी किस्मत सही नहीं थी, ठीक। क्या हो गया? फॉरेस्ट फायर हो गया, लग गया और सारे के सारे पेड़ जो हैं वो जल गए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सिल्वीकल्चर की जो स्टडी है वो नहीं की थी। अगर मैंने सिल्वीकल्चर की स्टडी की होती तो मैं क्या करती कि मैं क्या मेजर अपनाती? मैं मेजर अपनाती कंट्रोल क्रॉप कॉम्पोजिशन का। कंट्रोल क्रॉप कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने टीक प्लांटेशन करी है तो मैं प्लान बी भी रखूंगी अपने पास। प्लान बी भी ऑप्शन में होगा। प्लान बी ऑप्शन में होगा का मतलब क्या हुआ कि सपोज खुदा ना खास्ता कि अगर मेरे प्लांटेशन को, क्रॉप रोटेशन को खत्म होने में मात्र 1 साल बचा है और आग लग गया तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगी। तो प्लान बी में क्या करूंगी कि अगर जैसे ये खेत है, ये क्रॉप है, फॉरेस्ट है, मैंने क्या किया? टीक की प्लांटेशन की इस तरीके से, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगी? हर एक लाइन पे यहाँ पर एवरग्रीन पेड़ लगा दूंगी। क्या करूंगी? एवरग्रीन पेड़ लगा दूंगी। तो ये मेरा क्या हुआ? प्लान बी हुआ। अब एवरग्रीन पेड़ लगाने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि फॉरेस्ट फायर आ गया, ठीक, फॉरेस्ट फायर आ गया तो उसकी जो पत्तियां होती है वो थोड़ी मॉइस्ट होती हैं। तो अगर मान लो कि यहाँ पर ये वाला जो टीक का लाइन था वो जल गया, लेकिन जो फायर है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने किसको लगाया हुआ है? एवरग्रीन पेड़ लगाए हुए हैं, ठीक। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगी? कंट्रोल क्रॉप कॉम्पोजिशन। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया। अगर आप सिल्वीकल्चर की स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे आपको बहुत सारे आपको मेजर्स पता होंगे, ठीक। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, पहला ऑब्जेक्टिव होता है सिल्वीकल्चरल स्टडी का, दैट इज योर व्हाट? कंट्रोल क्रॉप कॉम्पोजिशन, ठीक। अब क्या हुआ कि अगर आपने सिल्वीकल्चर की स्टडी नहीं की है, ठीक, तो अब आप क्या करोगे? अब ये मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक। अब क्या हुआ कि अब मैंने सिल्वीकल्चर की स्टडी नहीं की है, तो अगेन मैंने क्या किया कि पेड़ लगाना था मुझे, ये मेरा क्रॉप है, तो मैंने हर 10 मीटर पे पेड़ लगा दिया, ठीक। चलो यहाँ समझाती हूँ क्या किया मैंने। हर 10 मीटर पर पेड़ लगा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने सिल्वीकल्चर की स्टडी नहीं की है। ये सोच के कि ट्रीज की तो फाइनल एज जो होती है उसमें 10 मीटर की जगह लगती है। अरे पर ये तो सोचो कि अगर मैंने आज ट्री लगाया है, सपोज कि मैंने यूकैलिप्टस ट्री लगाया, यूकैलिप्टस मतलब नीलगिरी, तो उसका जो फाइनल एज होता है वो होता है आपका 30 इयर्स, सॉरी 20 इयर्स होता है, ठीक। तो क्या हुआ अब
कि ये जो अब जब मैंने यहाँ पर प्लांटेशन की है तो बाकी के 20 साल तक ये जो बीच का 9 मीटर है ये तो खाली रह गया ना मेरा, है ना? ये जो 9 मीटर का स्पेस है वो तो खाली रह गया अगले 30 सालों तक। ठीक, क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने क्या किया, यूकैलिप्टस पेड़ लगाया, नीलगिरी का पेड़ लगाया, उसका फाइनल एज जो होता है वो 30 ईयर्स होता है। ठीक, 30 ईयर्स, मैंने 20 ईयर्स बोल दिया था अभी शायद, सॉरी। हाँ नहीं, 30 ईयर्स ही बोला, ठीक है ठीक है। ठीक, 30 ईयर्स होते हैं। ठीक, तो अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर जो 9 मीटर का जो स्पेस छूटा रह गया है, मैंने ये सोचकर 10 मीटर का गैप यहाँ पर डाल दिया कि पेड़ों की तो फाइनल एज जब होती है तो उनको फैलने के लिए 10 मीटर की जगह चाहिए होती है। तो अभी से मैं उनको क्यों जगह दूं, है ना? मुझे क्या करना है कि पूरे स्पेस का यूटिलाइजेशन करना है। तो इससे क्या हुआ कि 30 साल तक तो वो जमीन की बर्बादी हो गई। तो इसका इफेक्टिवली यूज करना ही हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक, तो अगर मैं जमीन खाली रहेंगी, अगर वो जमीन खाली रहेगी तो क्या होगा, उसमें घास वगैरह उगाएंगे जिससे सॉइल इरोशन हो सकता है। ठीक, तो किस तरीके से आप पूरे लैंड को प्रॉपरली उसका यूज करते हैं, वही आपका क्या है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। प्लस हमको क्या करना है, हाई क्वालिटी टिम्बर भी हमको चाहिए। ठीक, अब सपोज अब मैं बात करती हूँ रिड्यूस्ड रोटेशन पीरियड की। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ कि सपोज आपने कोई एक सीड लगाया। ठीक, आपने क्या किया, कोई एक सीड लगाया, आज आपने क्या किया, कोई सीड लगाया। ठीक, अब जब तक वो ग्रो होके मैच्योरिटी तक पहुंचेगा, तब तक जब तक आप उसको काट ना सको, ठीक, तब तक सपोज आपको 10 साल का समय लग रहा है। ठीक, सपोज आपको 10 साल का समय लग रहा है, 10 ईयर्स। आज आपने क्या किया, एक बीज लगाया। अब जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, अच्छे से ग्रो नहीं कर जाता, तब तक जब तक आप उसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर लेते, तब तक उसको पूरी मेच्योरिटी लेवल आने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 10 साल का समय लग रहा है। ठीक, तो क्या हुआ कि अब 100 सालों में आपको सिर्फ कितने क्रॉप लिए आपने, 10 क्रॉप लिए। कितने क्रॉप लिए आपने, सिर्फ और सिर्फ 10 क्रॉप लिए, है ना? तो अब अगर आपको सपोज सिल्वीकल्चर का नॉलेज है तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपने सीड सोइंग की है, ठीक, आपने जो क्या है सीड सोइंग की है, तो अब आप वहां पर क्या करोगे, सीड सोइंग नहीं करोगे। क्यों? यहाँ पर आप क्या करोगे, अपना एक नर्सरी एरिया बना लोगे थोड़े से पार्ट में। ठीक, वहां पर आप सीड सोइंग करोगे जब तक आपका कटिंग पीरियड आएगा। ठीक, तब तक आपने क्या किया, 2 साल की नर्सरी कर ली। तो अब आपका जो क्रॉप 10 साल का क्रॉप लग रहा था, एक क्रॉप में आपको कितना समय लग रहा था, 10 साल लग रहे थे, अब वो आपको कितना समय लग रहा है, 8 साल। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या कर ली, किसी दूसरे जगह में उसको नर्सरी बना के वहां पर सीड सोइंग कर लिया। कब? जब आपका यहाँ पर जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा था। आप 10 साल तक बैठे नहीं रहोगे, खाली नहीं बैठे रहोगे, ठीक है? फिर जब वो पेड़ को काटने का समय आ गया, तब तक वो जो नर्सरी था वहां पर वो 2 साल की प्लांटेशन आपकी हो चुकी है। अब आप नर्सरी से क्या करोगे, फॉरेस्ट तक लेकर आओगे, फिर वहां पर उनको ग्रो करोगे, तो अब उनका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो गया, 10 साल से कम होकर वो 8 साल हो गया। तो जो आप 100 साल में 10 क्रॉप ले रहे थे, वो अब आप क्या करोगे, 80 साल में 10 क्रॉप लोगे, राइट? तो यही आपका क्या होता है, रिड्यूस्ड रोटेशन पीरियड। ठीक, अब बात करते हैं एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन की। एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, वनीकरण। ठीक, एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, उस जगह जहां पर कभी भी वन था ही नहीं, फॉरेस्ट था ही नहीं, अब आपको उस जगह को क्या करना है, फॉरेस्ट में तब्दील करना है। तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, एफॉरेस्टेशन कहते हो। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हुआ कि वो कोई पेड़ था, मतलब सॉरी, वो कोई फॉरेस्ट था और अब वो जो क्या है वो डिग्रेड होने लगा है। ठीक, तो अब आप क्या कर रहे हो, उसको वापस से हरा भरा कर रहे हो और उसकी वापस से आप क्या कर रहे हो, उसका रेनोवेशन कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रिफॉरेस्टेशन कहलाएगा। ठीक, अब एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन दोनों का मतलब हिंदी में मैंने देखा तो वनीकरण ही दिखाई दिया मुझे। अब आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं। ठीक, तो अब क्या हुआ कि अब एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन आपको करना है तो आप नेचर पे डिपेंड तो नहीं रह सकते, है ना? आप सिर्फ और सिर्फ नेचर के भरोसे, प्रकृति के भरोसे तो नहीं बैठे रहेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ आर्टिफिशियल मेजर्स अपनाने होंगे।
ठीक, अभी क्या हुआ, अभी हाल ही में कोरोना से पहले मोदी जी ने यूएनएफसीसी पे बात की, दैट इज व्हाट कि यूएन का जो कन्वेंशन ऑन कंट्रोलिंग डिजर्टिफिकेशन ऑफ सॉइल था, इस पे बात करी। मतलब कि उनको क्या करना था, एफॉरेस्टेशन करना था डेजर्ट एरिया पे, राइट। तो उन्होंने बोला कि 25 से 30 मिलियन हेक्टेयर जो है वो कवर करेंगे। तो ये होता है आपका एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। ठीक, किस तरीके से आप सिल्वीकल्चर के थ्रू एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन करते हैं। फिर जैसे कि अगर आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पॉपुलर हो गए, ये पॉपुलर क्या होता है, एक एक्सोटिक स्पीशी होती है। एक्सोटिक स्पीशी का मतलब जैसे आपका ब्रोकोली हो गया, है ना, ब्रोकोली आपका क्या है, एक्सोटिक स्पीशी है। ठीक, तो क्या हो गया, अब एक्सोटिक स्पीशी है तो ऐसा क्या हुआ कि ऐसा तो नहीं कि अब वो एक्सोटिक है तो जहां पर वो था वहां के खेत से आप उखाड़ कर लेकर आए और अपने खेतों में लगा दिए। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्यों, क्योंकि वो एक्सोटिक स्पीशी है, उसको ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट की जरूरत है ना। आप उसको ग्रो तभी कर पाओगे जब आपको पता है कि वो किस टाइप के एनवायरमेंट चाहिए और किस टाइप के एनवायरमेंट में वो ग्रो कर पाएगा, राइट। तो वही आपका क्या होता है, एक्सोटिक स्पीशी। यानी एक्सोटिक स्पीशी को ग्रो करने के लिए आपको किस तरह की एनवायरमेंट की जरूरत है, क्या तरह के आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, सेफ्टी मेजर्स अपनाने होंगे, यही सब आप स्टडी करते हैं सिल्वीकल्चर में। ठीक, अब वो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपको सिल्विक्स पता है और उसका सिल्वीकल्चरल नॉलेज है तो आप किसी भी एक्सोटिक स्पीशी को बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हो, उसकी खेती कर सकते हो। फिर क्या है आपका क्रिएशन ऑफ मैनमेड। अगर आपको मैनमेड फॉरेस्ट बनाना है और आपको सिल्वीकल्चर स्टडी ही नहीं पता है, ठीक, तो क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको सिल्वीकल्चर की अब बिना सिल्वीकल्चर के तो आप किसी भी फॉरेस्ट को ग्रो नहीं कर सकते, राइट। तो कोई भी मैग्नेट फॉरेस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिल्वीकल्चर का नॉलेज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप किसी आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को आप बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको किसकी स्टडी की जरूरत पड़ गई, सिल्वीकल्चर की स्टडी की जरूरत पड़ गई। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि अभी हमने जो सिल्वीकल्चर के बारे में पढ़ा तो उसके बाकी अदर ब्रांचेस जो है फॉरेस्ट्री की, उसके साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो देखिए कि हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट है, मेन जो ब्रांच है वो हमारा क्या है, फॉरेस्ट्री। क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, फॉरेस्ट को अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या अपनाएंगे, फॉरेस्ट्री अपनाएंगे। ठीक, तो अब फॉरेस्ट्री के स्टडी को इजी करने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला है यहाँ पर फॉरेस्ट मेंसुरेशन। ठीक, अगर मैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन की बात करूं तो यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ट्री के वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। ट्री के वॉल्यूम के बारे में कहने का मतलब है कि यहाँ पर ट्री के वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। क्यों किया जाता है कि अब हमने जो सिल्वीकल्चर अप्लाई करके फॉरेस्ट्री की है तो उसमें कोई इफेक्ट पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा है ना। अब हम इतने साइंस और आर्ट के हिसाब से हमने क्या किया, बहुत ही अच्छे से फॉरेस्ट को ग्रो किया, अब पेड़ उसमें लगाए हैं, तो इतने मेहनत करने के बाद उसका जो वॉल्यूम है वो सही से आ रहा है, पेड़ सही से ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम जो मेजर्स अप्लाई कर रहे हैं उनसे उनको कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, यही हमें क्या बताता है, इस बारे में हम किस में पढ़ते हैं, फॉरेस्ट मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। फिर है हमारा फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन। फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में वही आपका हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट आ जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन। फिर है फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स। फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स आपका किस तरीके से हम फॉरेस्ट के थ्रू जो इकोनॉमीज हमने जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वही आपका क्या है, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स है। फिर आपका आता है फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, यानी कि किस तरीके से इंसेक्ट्स जो हैं वो आकर पौधों पर अटैक कर सकते हैं और फिर किस तरीके से हम उनको रोक सकते हैं। तो इन सब की स्टडी आपका क्या कहलाता है, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी। टोटल कुछ यही 14-15 ब्रांचेस होती हैं किसमें, फॉरेस्ट्री में। तो उन सब का, लेकिन उन सब का जो हब होता है वो होता है सिल्वीकल्चर। उन 14-15 ब्रांचेस का जो हब होता है वो होता है हमारा सिल्वीकल्चर। ठीक, चलिए अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट है साइड फैक्टर्स। अब साइड फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना होगा कि साइट क्या होती है।
जब हम साइट को समझ लेंगे तो फिर हम समझेंगे कि साइट फैक्टर्स क्या होते हैं। फिर साइट फैक्टर्स को समझने के बाद हम समझेंगे कि साइट की क्वालिटी क्या होती है। ठीक, फिर अब हमने साइट की क्वालिटी को समझ लिया, तो साइट क्वालिटी को समझने के बाद हम समझेंगे कि साइट जो हमने उसकी क्वालिटी को समझ लिया, तो अब हम उसकी क्वालिटी का क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि साइट के क्वालिटी का क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर हम देखेंगे जब हमने साइट के बारे में पढ़ लिया, साइट फैक्टर्स को देख लिया, साइट की क्वालिटी को देख लिया, अब फिर साइट की क्वालिटी के हिसाब से हमने उसको अलग-अलग कैटेगरी में क्लासिफाई भी कर दिया। फिर हम ये देखेंगे कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है साइट फैक्टर्स को स्टडी करने की। ठीक, तो चलिए वन बाय वन करके हम सारे फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। आज के हम अपने इस लेक्चर में पहले समझेंगे कि साइट क्या होती है और साइट फैक्टर्स क्या होते हैं। आज के हम अपने लेक्चर में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और एक एमसीक्यू जो होगा वो मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दूंगी और उसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि साइट क्या होती है। साइट की अगर हम बात करें तो साइट क्या होता है, जगह। सपोज ये कोई जगह है, ठीक। तो मैंने क्या किया, सपोज ये जो है ये दो पेड़ हैं, सॉरी दो पहाड़ हैं, और इन दो पहाड़ों के बीच में मैंने ये जगह चूज कर ली। क्यों? प्लांटेशन के लिए। ठीक, मैंने ये जगह चूज कर ली किसके लिए? प्लांटेशन के लिए। मुझे यहाँ पर मैनमेड फॉरेस्ट डेवलप करना है, तो देखिए मैंने उसको यहाँ पर जूम आउट किया है। ठीक, ये जगह है तो मैंने उसको यहाँ पर क्या किया, जूम आउट किया। तो जो जगह को मैंने प्लांटेशन के लिए चुना वही आपका क्या कहलाएगा, साइट कहलाएगा। वही आपका क्या कहलाएगा, साइट। अब प्लांटेशन साइट और प्लांटेशन लोकेशन, उसी को हम क्या कहेंगे, साइट कहेंगे। सपोज मैंने ये लोकेशन चूज किया जहां पर मुझे क्या करना था, मैनमेड फॉरेस्ट डेवलप करना था। ठीक, तो अब क्या हुआ कि अब मैंने जगह चूज कर ली। ठीक, अब क्या हुआ, मैंने वहां पर क्या कर दिया, प्लांटेशन कर दिया। देखिए ये जगह मैंने चूज की और यहाँ पर मैंने प्लांटेशन कर दिया। ये जो आपको दिख रहा है ये मैंने प्लांट्स को ऐसे बचाने के लिए, बाहरी फैक्टर से बचाने के लिए मैंने उसको यहाँ पर कवर करके रखा है। और फिर कुछ समय बाद, लेट्स से 20 सालों के बाद, वो इस तरीके से क्या हो गया, डेवलप हो गया। ठीक, तो देखिए मैंने क्या किया, पहले ये जो है प्लांट लगाया, साइट सिलेक्ट करी। साइट सिलेक्ट करने के बाद मैंने वहां पर क्या कर दिया, प्लांटेशन कर दिया। और इस प्लांट को पेड़ बनने में कितना समय लगा, 20 साल का वक्त लगा। ठीक, तो अब जब ये पेड़ जो है 20 साल तक पहुंचते पहुंचते इस पेड़ पे, इस पौधे पे जो फैक्टर्स काम कर रहे थे, जो एजेंसीज वर्क कर रही थी, उसको हम डिस्कस करते हैं और वही क्या कहलाते हैं, आपके साइट फैक्टर्स कहलाते हैं। और वो क्या होते हैं, आपके 4 फैक्टर्स होते हैं। ठीक, सपोज क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ पर प्लांटेशन कर दी, कोई साइट सिलेक्ट की थी मैंने, ठीक, कोई साइट सिलेक्ट की थी मैंने, यहाँ पे देखो ये साइट सिलेक्ट की थी। अब मैंने वहां पर क्या कर दिया, प्लांटेशन कर दिया। और प्लांटेशन को, ये पूरा जंगल बनने में 20 साल का समय लगता है, लेकिन इस 20 साल के दौरान उस पर जो फैक्टर्स काम कर रहे होंगे, जो एजेंसीज काम कर रही होंगी, उसे ही हम क्या कहते हैं, साइट फैक्टर्स कहते हैं। ठीक, तो अब क्या हुआ, अब क्या हो सकता है कि सपोज मैं यहाँ पर क्या करी, प्लांटेशन करी। ठीक, तो जो जगह मैंने चुनी थी उस जगह के पास ही क्या था, सपोज नेशनल पार्क था। ठीक, अब नेशनल पार्क से घूमते घूमते ये भाई साहब आए वहां पर और फिर क्या किए, सपोज उन्होंने क्या किया कि वो जो वहां पे मैंने प्लांट्स लगाए थे उनको कंज्यूम कर लिया। ठीक, या सपोज क्या हो सकता है कि उन्होंने क्या कर दिया, जो प्लांटेशन मैंने की थी उनको कुचल दिया। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो ये कौन सा फैक्टर हो गया आपका, बायोटिक फैक्टर। तो सबसे पहला फैक्टर आपका क्या हो गया, बायोटिक फैक्टर। ठीक, फिर क्या हुआ, ये तो हो गया पहला फैक्टर। ठीक, सेकंड आपका क्या हो सकता है कि बारिश आया, फ्लड आ गया। ठीक, या सपोज बादल फट गया। ठीक, तो उससे भी क्या हो गया कि आपकी जो प्लांटेशन है वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। यानी कि यहाँ पर कौन सा फैक्टर आ गया, क्लाइमेटिक फैक्टर आ गया। कौन सा फैक्टर आ गया, क्लाइमेटिक फैक्टर आ गया। ठीक, फिर तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है, टोपोग्राफी फैक्टर।
टोपोग्राफी का मतलब क्या हुआ कि मैंने जगह कौन सी चुनी थी, साइट कौन सा मैंने चुना था, साइट के हिसाब से उसकी टोपोग्राफी भी क्या होगी, इफेक्टिव होगी कि साइट कहाँ है, माउंटेन एरिया है, गैंगेटिक प्लेन है, डेकन है, डेजर्ट एरिया है, क्या है वो। तो उसका थर्ड फैक्टर क्या हो गया आपका, टोपोग्राफी फैक्टर, है ना, इस टाइप का। फिर जो चौथा फैक्टर है जो कि इस प्लांटेशन पे अफेक्ट करेगा, डिपेंड करेगा, वो है हमारा सॉइल, कि सॉइल किस तरीके का है, किस टाइप की सॉइल है। तो उस पे ही क्या करेगा, जो प्लांटेशन हमने की है वो डिपेंड करेगा। और फिर हम इन्हीं चारों फैक्टर्स पे क्या करते हैं, बात करते हैं। पहला फैक्टर क्या था आपका, बायोटिक, सेकेंड क्लाइमेटिक, थर्ड टोपोग्राफिक और फोर्थ है हमारा सॉइल। चलिए अब हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा, साइंटिफिक बेसिस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सिल्वीकल्चर इज ए फॉरेस्ट कम्युनिटी, बी फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, सी फॉरेस्ट इकोलॉजी, डी फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सिल्वीकल्चर की प्रैक्टिस करते हैं तो उसका साइंटिफिक बेसिस किसके लिए होता है, उसका जो बेस होता है साइंटिफिक बेसिस वो किस लिए, फॉरेस्ट कम्युनिटी के लिए होता है, डाइवर्सिटी के लिए होता है, इकोलॉजी के लिए होता है, या मैनेजमेंट के लिए। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, है ना, हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए ही तो सिल्वीकल्चर की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक। सेकेंड है हमारा, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर, 5 जून, 21 मार्च, 22 मार्च। ये 21 मार्च होगा, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, 21 मार्च। तो आपका आंसर है सी, 21 मार्च। फिर थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट्री। इसका आंसर जो है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन और है लास्ट आप लोगों के लिए। द डेफिनेशन इज गिवन बाय इन, कॉम आएगा यहाँ पे, सिल्वीकल्चर इज द थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रेजिंग फॉरेस्ट क्रॉप्स। ये डेफिनेशन जो है वो किसने और कब दी थी। ऑप्शन ए, हेलम एके इन 1968, ऑप्शन बी, कोलोटेलो डी इन 1997, ऑप्शन सी, चैंपियन एंड सेठ इन 1968, ऑप्शन डी है हमारा डेविड मार्टिन 1954। तो इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं आपको हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर कर देना है। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, मुश्किल से 2 या 3 लोगों ने ही आंसर दिया था। डियर व्यूवर्स, अगर आप फॉरेस्ट्री लेक्चर की डिमांड कर रहे हैं तो आप फॉरेस्ट्री लेक्चर को लास्ट तक भी जरूर देखिए, क्योंकि मैं इतने एफर्ट्स करके आप लोगों के लिए लेक्चर बना रही हूँ, मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है और फिर मुझे पीपीटी बनानी पड़ती है, फिर जाके लेक्चर जो है वो अपलोड हो पाता है। तो जब मैं आपके लिए इतनी एफर्ट्स लगा रही हूँ तो आप भी अपने एफर्ट्स लगाइए। आपको एग्जाम क्रैक नहीं करना है, आपको अब अच्छी पोस्ट नहीं लेनी है। अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ये सोच के मत पढ़िए कि मुझे एग्जाम में पास होना है, क्योंकि आपका कंपटीशन उन बच्चों से नहीं है जो घर में बैठे हुए हैं। आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो किसी जगह गवर्नमेंट की एक अच्छी खासी पोस्ट पर लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपनी पोस्ट को और अच्छा करना चाहते हैं, राइट। तो आपका जो फाइट है, आपकी जो लड़ाई है, वो ऐसे कैंडिडेट्स के साथ है जो ऑलरेडी किसी ना किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर हैं। तो आप सिर्फ पास होने के लिए या एक्सपीरियंस लेने के लिए आप पढ़ाई मत कीजिए। ठीक। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और प्लीज मेरे जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। और हाँ, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर कर जरूर बताएं। ओके डियर व्यूवर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।